स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आइए तो हम जानते हैं कक्षा 12वीं का हिंदी का हल पेपर। चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आइए देखते हैं वीडियो में हम। चलिए तो देखेंगे पहला प्रश्न, आधुनिक काल सबसे लोकप्रिय विधा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कहानी। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न, तो इसका उत्तर आता है, प्रश्न है खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग में माना जाता है, तो इसका उत्तर मिल जाएगा आपको भारतेंदु युग। अब आता है अगला प्रश्न, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर ये है, देखिए देख सकते हैं बाइट। अब आता है अगला प्रश्न, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी, तो इसका उत्तर है झूसी। अब आता है पांचवा प्रश्न, ऊंची बाजार नियंत्रण होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आकर्षक। अब है अगला प्रश्न, सबसे अधिक खर्चीला जनसंचार किसके माध्यम से है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इंटरनेट। अब आता है खालिस्तान, तो पहला प्रश्न है नीरजा की रचनाकार खालिस्तान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। कुंवर नारायण ने खालिस्तान जैसे प्रबल काव्य लिखकर भरपूर प्रतिष्ठा निभाई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कालजली। अब आता है अगला प्रश्न, सूझ कहानी लड़ते लड़ते किसान मजदूर की संघर्ष कहानी है, तो हमने उत्तर बोल दिया है साथ में। अब आता है अगला प्रश्न, रस खालिस्तान रंग है, रस के कितने अंग हैं, चार आपको पता भी होंगे, यह भी आ सकता है। रस के कितने अंग हैं, नाम बताइए उनके, तो पहला स्थायी भाव, संचारी भाव, और दो और आप ढूंढ सकते हैं, दो हमें पता है लेकिन बताएंगे नहीं। अब आता है सातवां प्रश्न, कविता के पंख उड़ने की माने खालिस्तान जाते हैं, तो इसका उत्तर चिड़िया के पंख माने जाते हैं। अब सही जोड़ी आप देख सकते हैं। व्यंग्य की प्रधानता, ये हमें मिला नहीं, आपको मिल जाए तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब आता है दूसरा, एक गीत, ये भी नहीं मिला है। आनंद यादव, ये भी नहीं मिला है। अब आता है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, 8। अब आता है अगला, ऐसे बाजार के लिए होता है, तो इसका होता है विलंबना। अब अगला प्रश्न है, भक्तिन की सहज बुद्धि उत्तर में आ जाएगा इसका विस्मित करने वाली। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब आता है एक वाक्य का प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एक डायरी का नाम, तो इसका हो जाएगा प्रवासी डायरी। जनसंख्या संचार, तो यांत्रिक माध्यम के द्वारा विशाल जन समूह संवाद कायम करना। अब आता है पत्रकारीय लेखन क्या है, तो इसका उत्तर है सरकारी कार्यालयों के द्वारा दूसरे कार्यालयों की। अब आते हैं 4 और 5 नंबर की प्रश्न, आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी, भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया, तो भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मी था। लक्ष्मी का अर्थ होता है धनवान, लेकिन लक्ष्मी एक गरीब महिला थी, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम लोगों से छिपाती थी, जिससे कि वह लोगों के उपहास का पात्र ना बन सके। भक्तिन को यह नाम लेखिका ने दिया था। अब अगला प्रश्न आता है, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिलाओं से अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटना से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। इससे आप सहमत हैं? उत्तर है, भारतीय हिंदू समाज जहाँ केवल पिता का वंश आगे बढ़ता है, इसी कारण जब भक्तिन ने 2 पुत्रियों को जन्म दिया तब पुत्रों वाली जेठानियाँ घृणा करने लगीं। वो जानती थीं कि भक्तिन की पुत्रियाँ ससुराल जाने के बाद भक्तिन की सारी संपत्ति उनके पुत्रों की है। इस कथन से हम सहमत हैं कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। अब अगला प्रश्न आता है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहातिन कैसे हो गईं, तो इसका उत्तर देखते हैं। भक्तिन स्वयं को ना बदलकर दूसरों को अपने अनुसार बदलती थीं। रात में बना मक्के के दरिये को
मक्के का दरिया नहीं है, इसमें ज्वार का दरिया है। और सुबह मई के साथ दे देती थी, और दे देती थी ज्वार की नहीं, मक्के के भुंटे भूंज कर दे देती थी। बाजरे के पुए, सफेद महुए की लस्सी आदि लेखिका को अनचाहे खाना पड़ता था। भक्तिन ने लेखिका को अपने मन का खाना खिलाकर देहातिन बना दिया। अब आता है अगला प्रश्न। लेखिका को भूख का कष्ट ना हो इसलिए भक्तिन क्या करती थी? इसका उत्तर देखते हैं। जब लेखिका को ऐसे किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त रहती थी तो वह बार बार कहने के बाद भी जब वह भोजन नहीं करती थी तब कभी दही का शरबत, तुलसी की चाय आदि बनाकर पिला देती थी। अब आता है अगला प्रश्न। वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े अपने अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सहमति बिठाएं पाते हैं? अब इसका उत्तर देखते हैं। पुरानी पीढ़ी अपने समय की परंपराएं, मर्यादाओं, समाराधों आदि नई पीढ़ी को देना चाहती हैं। उधर नई पीढ़ी हर दृष्टि से पुराने को त्याग कर नए विचारों को अपनाना चाहती है। इसके मध्य वर्गों के परिवार में स्थित और अत्यधिक विकट हो रही है। आजकल संयुक्त परिवार लगभग समाप्त हो गए हैं। छोटे परिवार को श्रेष्ठ माना जाता है। एक परिवार की बच्ची पढ़ लिख कर बड़ों के साथ न रहकर विदेशों में चली जाती है। खाना पीना से लेकर वस्त्र पहनना भी आधुनिक तकनीक से सोचते हैं। यदि परिस्थिति समझदारी ले तो इस खाई को बांटा जा सकता है। अब आता है अगला प्रश्न। कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करती हूँ, विपरीत से लगाते हैं। कथन का क्या आशय है? इस कथन का क्या आशय है? तो इसका उत्तर, कवि के अनुसार व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। उससे समाज में रहकर भी संसार की रीति रिवाज का पालन करना पड़ता है। कवि के अनुसार संसार के साथ व्यक्ति के साथ खट्टा मीठा होता है, उसमें कई विरोधाभास भी होते हैं, तब भी व्यक्ति को अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। दूसरी ओर संसार की कुछ बातें कवि को कटोचती हैं, उसे पीड़ा पहुंचाती हैं। ऐसे में कारी संसार की परवाह किए बिना अपने मस्ती में जीने की बात करता है। कभी संसार में धन वैभव को छोड़कर अपने स्वभाव के अनुकूल प्रेम का मार्ग चुनता है। अब अगला प्रश्न आता है। जहाँ दाना रहता है वहीं नादान भी होता है। कभी ऐसा क्यों कहा होगा? कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? ये है, कवि कहता है कि संसार विरोधाभास का एक उदाहरण है। इस संसार में बुद्धिमान और मूर्ख दोनों लोग निवास करते हैं। ज्ञानी लोग परम सत्य के तत्व को पहचान कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, और वहीं दूसरी ओर मूर्ख लोग संसार के सुख सुविधाओं को छोड़कर दौड़ लगाते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि जहाँ पर दाना रहता है वहीं पर नादा भी रहता है। अब आता, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।